यूपीएससी 2025 के अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है और इसमें जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। फ्रेंड्स, आंसर तो सभी प्रोवाइड कर देते हैं पर समझाता कोई नहीं। इस वीडियो में हमारा पर्पस होगा कि हम पीवाईक्यू को सॉल्व ही ना करें बल्कि इसके ऑप्शन को भी एनालाइज करें, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन बाय द वे हमें नहीं भी आता हो तो हम आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैया और हम जो पीवाईक्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं वो ब्लेसफुल आपके दुआ से ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। हम इसमें करेंगे क्या कि सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज तोड़ देंगे, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, और ऐसे करके ना हम 4-5 साल के जो पीवाईक्यू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इसमें आपका सहयोग भरपूर मिलेगा और आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमी का पोर्शन फ्रेंड्स स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 40 से, जो कि कह रहा है विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। हमें दो टर्म दिए गए हैं, कोलेटरल बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन, और पूछ रहा है कि ये किन का इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड मार्केट का, फॉरेक्स मार्केट का, मनी मार्केट का या स्टॉक मार्केट का। इस आंसर तक पहुंचने के लिए ना हमें इस चारों मार्केट के बारे में अगर थोड़ी थोड़ी आइडिया है तो हम इस पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर नहीं है तो आज के बाद आपको हो जाएगा, क्योंकि हम इतने सरल भाषा में आपके लिए रखेंगे कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, बॉन्ड मार्केट फ्रेंड्स, प्रतिभूतियाँ जानते हैं? प्रतिभूतियाँ ये सरकार या फिर प्राइवेट एंटिटी कोई भी जारी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक पेपर है, इस पे 1000 रुपये का बॉन्ड मान के चलिए, 8% के इंटरेस्ट पे या फिर कंपनी या फिर सरकार आपको देगी। इस पे क्या करना है कि आपको 1000 रुपये सरकार को देना है। सरकार जो 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का टर्म होगा उस पे आपको इंटरेस्ट के सहित वो पैसा लौटा देगी। क्या इसमें हमें कोलेटरल बोरोइंग यानी कि अपनी संपत्ति को भी गिरवी रखना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो ये बॉन्ड मार्केट ऑप्शन गलत हो जाएगा। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारा इंडियन रुपी, जो कि डॉलर के मुकाबले अभी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है ना? वाई? इंडियन रुपी इज फॉलिंग इन कंपैरिजन टू डॉलर। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का खेला है। लोग अभी इंडियन रुपी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले, इसलिए डॉलर गिर रहा है। कहने का क्या सेंस है ना कि फॉरेक्स मार्केट जो है वहाँ पे बैंक्स और इंडिविजुअल बाई या फिर सेल करते हैं करेंसी को। जैसे यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होता है। फॉरेक्स मार्केट में मेनली क्या होता है ना कि करेंसी का एक्सचेंज होता है। जैसे मान के चलिए कि हमारा रुपी अगर डॉलर के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जो रुपी है वो पाकिस्तानी रुपी या फिर बांग्लादेश की ढाका के मुकाबले भी खराब प्रदर्शन कर रहा हो। ठीक है, तो ये दो करेंसी का जो खरीद और बिक्री होता है ना, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होता है, उसे फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट तो आप समझ रहे होंगे, इसमें एक कंपनी का स्टॉक इक्विटी के फॉर्म में आपको खरीदना होता है और इसके लिए भी आपको कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। मनी मार्केट फ्रेंड्स, मनी मार्केट ये जो बैंक का जो लेन देन होता है ना वो मनी मार्केट में इंक्लूड होता है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास ज़मीन कितना है, आपके पास संपत्ति कितनी है, आप कुछ गिरवी रख सकते हैं या नहीं। तो वो यहाँ आ जाता है, मनी मार्केट में आ जाता है। तो यहाँ भी हमसे यही पूछ रहा है कि कोलेटरल बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशंस किन के इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इसे कंक्लूड कर पाते हैं कि ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41,
द टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकॉनमी। फर्टिलिटी रेट, फ्रेंड्स फर्टिलिटी रेट से हम क्या समझ पा रहे हैं, ये पक्का चाइल्ड बियरिंग वाला ही बात होगा। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम in a given population, the birth rate minus death rate, and the average number of live birth women would have by the end of her childbearing age। ये एक्चुअल में एक फैक्ट टाइप का है। अगर आप इसे जानते हैं तो बना पाएंगे, नहीं जानते हैं तो गेस कर पाएंगे। हम गेस करते हैं। ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन ऑफ ईयर। ये फर्टिलिटी रेट का डिफिनेशन नहीं हो सकता। The number of children born to a couple in their lifetime in a given population, ये ठीक है, इसको हम रखते हैं अभी डार्क में। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कैन नेवर बी द फर्टिलिटी रेट, गलत है। द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। देखिए ऑप्शन बी और डी को देखते हैं। बी में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल, मतलब कि एक ही कपल से जितने भी बच्चे हो सकते हैं उनके लाइफ टाइम में, उन्हीं को हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और ये बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। फ्रेंड्स वीमेन का चाइल्ड बियरिंग एज लगभग 15 से 49 टू 50 के आसपास होता है। कह रहा है कि इसके बीच में वो जितनी भी संतान को उत्पन्न कर सकती हैं उसे हम फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। और एक कपल में क्या दिक्कत है ना, यहाँ पे बंद गई हैं कि क्या वो एक से ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं, यहाँ पे वो लिमिटेशन नहीं है। इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट जो है वो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ है जो कि एक वीमेन अपने चाइल्ड बियरिंग के एज में दे सकती हैं, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। ठीक है, ज़रूरत नहीं है ना कि एक ही कपल के साथ हो, यहाँ पे एक लिमिटेशन भी है इन देयर लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम तो हो नहीं सकता ना। फर्टिलिटी रेट की एक लिमिटेशन होती है ना। जैसे हम ब्यूटी वैनिसेस विद टाइम, फॉर द सेम थिंग्स अ वुमन कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड इन देयर होल लाइफ टाइम। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज एंड दैट इज 15 to 49। सो यहाँ से हम ऑप्शन डी को देख सकते हैं, सही मार सकते हैं। Question number 42. In India, non-banking financial company can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है in India, financial institutional investors can hold the government securities. In India, stock exchange can offer separate trading platform for debts. आइए वन बाय वन देखते हैं। भारत में NBFC जो है वो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो RBI का है उसको एक्सेस कर सकती है। अगर आप लैफ नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले आप लैफ समझिए। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो कि बैंक को मदद करती है उनकी लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने में। लिक्विडिटी बोले तो डे टू डे खर्चा में कभी प्रॉब्लम आ सकता है ना, तो उसकी देखभाल जो है ये बैंक करती है लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत। तो सवाल ये पूछ रहा है कि क्या NBFC जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी कमर्शियल बैंक की तरह तो नहीं होता है लेकिन उसी की तरह काम करता है ना। हालांकि इससे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं जो कि हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक्सेस कर पाती है लैफ विंडो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो सवाल का जवाब है नहीं। देखिए नहीं कहने पे एक डाउट आता है मन में, है ना, कि भाई अगर कमर्शियल बैंक को लेन देन में दिक्कत आती है, फाइनेंशियल क्रंच होता है, तो वो लैफ विंडो का इस्तेमाल करके RBI से पैसे ले लेती है। ये ऑप्शन तो NBFC के पास भी होना चाहिए, तो बिल्कुल होना तो चाहिए, और इसलिए वो लैफ विंडो एक्सेस कर सकती है RBI से। जी नहीं, वो लैफ विंडो एक्सेस करती है पर बैंक से। हालांकि इसमें काफ़ी सारे जगह पे किसी में हाँ दिया गया था, किसी में ना दिया गया था, तो इसे कंफर्म करने के लिए मैंने AI का भी इस्तेमाल किया है, वो आप देख सकते हैं।
हमने पूछा भी कि इन इंडिया कैन NBFC एक्सेस लैब फैसिलिटी विंडो फ्रॉम RBI, तो जवाब आता है नहीं। नो NBFC इन इंडिया कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द लैब विंडो फ्रॉम RBI। और बाकी सारे क्राइटेरिया हैं कि अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ले लेते हैं बैंक से और बाकी तरह से, लेकिन ये डायरेक्टली RBI से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो जी हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकते हैं, तो जी, जैसे कि इसे RBI और SEBI रेगुलेट करती है। तो सवाल ये आएगा ना कि किस टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो है क्रेडिट इन्हेंस्ड बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एंड सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों में FII जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन 3 है इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट। डेप्ट बोले तो डेप्ट सिक्योरिटीज़, जैसे वहाँ पे बॉन्ड मार्केट वगैरह था ना, वही है। और इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट। तो स्टॉक एक्सचेंज कौन है इंडिया में, वो है BSE एंड NSE। क्या BSE और NSE ऑफर करते हैं सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट? तो हाँ, ऑफर कर देते हैं। ठीक है। ये एक फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल नॉलेज है, जो कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपके पास ये नॉलेज होगा। तो जी हाँ, ये प्रोवाइड करते हैं, ये ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जो डेप्ट है ना, वो यही है। डेप्ट सिक्योरिटी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 सही लग रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। कह रहा है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कौन कौन से जो हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक डेब्ट सिक्योरिटीज़ है। जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा टू रेज कैपिटल रेज करने के लिए। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो आप समझ गए होंगे अब कि गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी जारी करती है जिसको बोलते हैं बॉन्ड जारी करती है, ताकि वो पब्लिक से पैसा ले सके, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए मेनली समझिए। तो कौन कौन से लोग हैं जो इनमें ट्रेड कर सकते हैं? ऑप्शन 1 है इंश्योरेंस कंपनीज। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी करती हैं इन्वेस्ट। पेंशन फंड में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये भी करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स, देखिए ये हाल ही में लॉन्च हुआ था, डेट एग्जैक्ट श्योर नहीं है, लेकिन RBI डायरेक्ट रिटेल स्कीम, इसकी एक ऐप भी है जिसके थ्रू आप भी इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। 1 2 एंड 3 तीनों हो जाएंगे, है ना। और इसमें क्या है फ्रेंड्स ना, कि बैंक हो या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी साधारण सा क्वेश्चन था, जो कि अगर आप जानते हो तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसीडर द फॉलोइंग ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप। पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इनमें से हम किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर देखेंगे, मतलब कि जिससे कुछ खरीदारी हो सके ना, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम जो करता हो। तो ETF एक्सचेंज ट्रेड फंड। फ्रेंड्स ETF अगर आप समझना चाहें, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाना चाहें ना, तो वो एक कलेक्शन है इन्वेस्टमेंट का। जैसे
समझिए एग्जांपल से कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हम लेते हैं, ठीक है, जैसे HDFC, SBI, यस बैंक, और भी मान के चलिए। अब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ग्रो, ठीक, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे। अब ग्रो क्या करेगी कि एक अपना ETF लेके आएगी, है ना, कि कॉमर्शियल बैंकिंग सेक्टर ETF बाय ग्रो। अब देखिए, इसके इंडेक्स, इसके इंडेक्स, इसके इंडेक्स, इसके इंडेक्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सबको ये साथ लेके चलेगी। और इसका जो ओवरऑल, इसका जो फ्लक्चुएशन होगा ना कम और ज़्यादा का, वो ओवरऑल होगा। तो देखिए, अगर हम HDFC में करते इन्वेस्ट तो हम सिर्फ HDFC में कर रहे होते, SBI में करते तो हम सिर्फ इसका स्टॉक लेते, यस बैंक में करते तो सिर्फ इसका स्टॉक लेते। लेकिन अगर हम कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर ETF जो कि ग्रो ला रही है, मान के चलिए, अगर हम इसमें करते हैं तो हम ओवरऑल में कर रहे हैं, मतलब कि इन सारों में हम एक ही साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ETF के जरिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना कि बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ मर्ज करके हम इन्वेस्ट करते हैं। अब मान के चलिए हम इस इन्वेस्टमेंट, अगर इस ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी एक लॉट आती है, मान के चलिए कि इसका एक शेयर का दाम 50 रुपये है, ठीक है। और अगर हमने इसके 10 शेयर ले रखे हैं तो हमने 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, है ना। अब इस 10 शेयर की वैल्यू जो कि एक की 50 की है वो हर दिन चेंज होगी। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगा, ठीक है। मान के चलिए आज हमने 50 रुपये की दर से 10 स्टॉक्स लिए ETF में, जो कि कॉम्बिनेशन है बहुत सारे बैंकों का, और ये ला रही है ग्रो, है ना। तो अगर एक महीने बाद अगर इसकी रेट 60 हो जाती है, मान के चलिए, तो हमारे पास 10 स्टॉक हैं तो हमारे पास 600 रुपये आ जाएंगे, यानी कि जो 100 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी वो हम बुक कर लेंगे। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हम इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर पा रहे हैं ना, कि आज हमारा जो वैल्यू 500 था वो एक महीने बाद 600 हो गया और हमें 100 का प्रॉफिट दे गया है, ठीक है। स्टॉक्स और ETF में यही डिफरेंस है, तो बिल्कुल हम इसे यूज कर पाते हैं। मोटर व्हीकल्स, हाँ, मोटर व्हीकल्स, देखिए, अगर आप आज बाइक लाते हैं उसकी कीमत 1 लाख है ना, तो अगर आप उसे कल भी बेचने जाएं तो बोलेगा कि हम 80,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों? चूँकि 20,000 जो है वो डिप्रिसिएशन में चला गया, है ना। चाहे वो बाइक 1 दिन का पुराना हो या फिर 6 महीने का, 6 महीने के बाद तो शायद उसे 50,000 भी कोई ना दे। तो क्या हम इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज कर पाएंगे? कैसे यूज करेंगे, आप ही बताओ। ये तो इसकी तो वैल्यू घट रही है, हम उसको यूज करेंगे ना जिसकी वैल्यू या तो बढ़े या तो करंटली जिससे हमें फ़ायदा हो सके। करेंसी स्वैप, ये एक एग्रीमेंट होता है ना। मान के चलिए एक दूसरे के साथ, एक देश के साथ एक देश का दूसरे देश के साथ, जैसे इंडिया और कनाडा, सॉरी रसिया, तेल खरीदने के लिए करेंसी स्वैप का यूज़ करते हैं। बार्टर सिस्टम जानते हैं ना, सेम बार्टर सिस्टम का डिजिटलाइज वर्जन है करेंसी स्वैप, कि भले ही हम डॉलर में डील करें ना करें, लेकिन अगर हम एक दूसरे में यकीन रखते हैं तो इसका यूज़ करके, है ना, एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच, दो देश के बीच। तो इसका यूज करते हैं ताकि इससे ट्रेड भी बनी रहती है और डॉलर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हम इसे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी समझ गए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1 और 3। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो लिटिल बिट प्रॉब्लम हमें भी हो रही है और आई होप कि आप इसे एडजस्ट करेंगे। बट धीरे धीरे जब हमारा और आपका बॉन्ड बनेगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, है, फिर मुझे भी मज़ा आने लगेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे जाते हैं और वो कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। डेयरी फार्म प्राइमरी, मिनरल टर्सरी, वेविंग क्लॉथ सेकेंडरी। हाउ मैनी ऑफ द गिवन एवं आर करेक्टली मैच्ड। पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका जो सेक्टर दिया गया है वो कितनों का सही है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं ना, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमें स्टोर कर रहे हैं ताकि कहीं पर ट्रांसफ़र कर सके। क्यों, स्टोर तो ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है ना, तो क्या ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा? भाई हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो ये टर्सरी सेक्टर है। ये मतलब गलत हो गया। डेयरी फार्म, ये तो आपको बचपन में पढ़ाया गया था, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। मिनरल एक्सप्लोरेशन भी प्राइमरी में आता है, ठीक है, ये भी गलत है। वीविंग क्लॉथ, वीविंग बोले तो प्रोसेसिंग का काम चल रहा है, तो जो भी प्रोसेसिंग का काम हो ना, कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, है ना। तो ये तो आउटपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, और ये प्रोसेसिंग वाला है, मतलब सेकेंडरी है, तो ये भी सही है। 2 और 4 सही है। तो हाउ मैनी ऑफ द इफ अ पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तो ओनली 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। Which of the following can be used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel? फीडस्टॉक आई होप आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो आपको हम बताते हैं। रॉ मटेरियल टू सप्लाई और फ्यूल अ मशीन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज कॉल्ड फीडस्टॉक। मतलब जो कच्चा माल होता है ना, जो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करने के लिए यूज करते हैं, लेते हैं, उसे ही हम फीड स्टॉक कहते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो कि एक बायोफ्यूल है ना, जिसे हम पावर एयरक्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो फीड स्टॉक के रूप में किस किस का यूज करते हैं? एग्रीकल्चर रेसिड्यू का यूज़ करते हैं, गन्ना, कॉर्न ग्रेन का यूज़ करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज का यूज करते हैं, और वुड मिल वेस्ट, चारों। तो ऑप्शन जो 1, 2 एंड 3 एंड 4 ऑप्शन सी है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हम इन चारों का यूज फीड स्टॉक के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है। विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल कैपिटल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग पेयर्स। आइटम है और कैटेगरी दिया हुआ है, ये कैटेगरी कौन सी है? फार्मर्स प्लफ, प्लफ बोले तो हल, किसान का हल, ये वर्किंग कैपिटल में आता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल को समझना पड़ेगा। और हम आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में ये बताएं ना, तो रॉ मटेरियल जहाँ भी होगा और जहाँ भी हम पैसे को हाथ में रख के उस काम को करेंगे, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है, समझिए, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज वर्किंग कैपिटल। ये ब्रह्मास्त्र है, इसे याद रखिए। जहाँ भी रॉ मटेरियल होगा और हाथ में पैसा होगा काम करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल के रूप में आ जाएगा। और फिक्स्ड कैपिटल तो समझाने में कोई बड़ी बात नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल इज़ अ फिजिकल एसेट जिसका हम यूज़ लंबे समय के लिए कर पाते हैं, है कि नहीं? तो किसान का हल, क्या इसका यूज़ देखिए, रॉ मटेरियल एंड वर्किंग इन हैंड वर्किंग कैपिटल के रूप में हो सकता है। अरे भाई, ये हमारा एसेट है, संपत्ति है, इसका यूज हम बहुत लंबे टाइम तक करने वाले हैं।
ऐसा थोड़ी है कि आज हम दूसरा हल लेंगे, कल दूसरा लेंगे, परसों फिर दूसरा लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक हल लेंगे, उसको 1 साल तक कम से कम तो चलाएंगे, लंबा चलाएंगे। दिस इज कंसिडर एज अ फिक्स्ड कैपिटल, है ना। ऑप्शन ए गलत है। कंप्यूटर एक फिक्स्ड कैपिटल है? जी हाँ, एक बार कंप्यूटर खरीद लीजिए, फिर 5 साल तो सुनता ही कोई नहीं है, उससे पहले मम्मी देगी भी नहीं। यार्न यूज्ड बाय वीवर, यार्न धागा जो बुनने वाला यूज करता है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। भाई बुन के ख़त्म करो ना, स्वेटर बना के बेच दो, ये वर्किंग कैपिटल में आएगा। गलत है ये, ठीक है। पेट्रोल एक वर्किंग कैपिटल है, जी हाँ। डालिए, यूज करिए, ख़त्म, बात ख़त्म। तो कितने सही हैं? ऑप्शन 2 सही है और 4 सही है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 हालांकि इकोनॉमी से रिलेटेड है नहीं, लेकिन कंटिन्यू में है तो हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual item। तो ये किस फ्रेज को डिफाइन करता है? आपने फेसबुक मेटा के बारे में सुना है, जो एक मेटावर्स टाइप का बनाने वाला था, जिसमें उस कंप्यूटर स्क्रीन को खोलने के बाद ना आपको लगेगा कि आप उस दुनिया में हैं, मतलब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आप इससे एक अलग दुनिया में चले जाएंगे, वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाएंगे। और ये जो इनिशिएटिव है वो फेसबुक लेके आया था, जिसे मेटावर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है मेटावर्स, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ना आपको न्यूज़ में बने रहना होगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव लेने वाले हैं जो कि इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में। वो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। विद रेफरेंस टू रूल्स इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई जब फॉरेन बैंक को ट्रीट करती है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आइए हम पहले उसको देखते हैं। देयर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। भाई ऐसा थोड़े है कि आप 50 लाख लेके आए और बोले कि हमको बैंक खोलना है तो आपको यहाँ की सरकार बैंक खोलने देगी। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो होती है, और जो प्रेजेंट की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 500 करोड़, 5 बिलियन, ठीक है। गलत है स्टेटमेंट। फॉर होली ऑन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। हाँ, ये ताकि दिखना चाहिए कि हाँ भाई अगर इंडिया में है तो इंडियन लोग हैं, तो ये क्राइटेरिया सही है कि 50% जो है बोर्ड मेंबर वो इंडियन होने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 50। विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं आपको CSR रूल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, जो भी लिस्टेड कंपनी है, हो ना हो, प्राइवेट एंटिटी हो, पब्लिक एंटिटी हो, जो भी कंपनी है, उसके 3 ईयर का प्रॉफिट हम चेक करते हैं, लास्ट 3 ईयर। अगर उस कंपनी ने अपने होल लाइफ टर्म में 5 करोड़ की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट करी है, ठीक है, तो हम उसके पिछले 3 साल का हिसाब किताब देखेंगे। अगर उसकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ को टच करती है या फिर इससे ज़्यादा जाती है, तो उसे नेट प्रॉफिट का जो 2% है ना हिस्सा, वो CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देना होगा। ये किसी एम्प्लॉय की जेब से नहीं कटेगा, है ना, ये कंपनी के नेट प्रॉफिट से जाएगा, ताकि ये पैसे शिक्षा में, हेल्थ केयर में, एट्सेट्रा में जाते हैं। अब आइए ऑप्शन देखते हैं। CSR rule specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activities। क्या कह रहा है? CSR rule specifies that expenditure, खर्चा, that benefit the company directly or its employee, जो कि कंपनी को या फिर इसके एम्प्लॉय को डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं,
विल नॉट बी कंसीडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़। तो जी हाँ, मैंने आपको ऊपर समझाया है ना कि हमें कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से, हम सिर्फ लास्ट 3 ईयर के नेट प्रॉफिट को देखेंगे। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा होती है और साथ में उस कंपनी ने अगर लाइफ टाइम में 5 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए हैं, तो ही वो इस बाउंडेशन में आती है कि उसे CSR के रूल फॉलो करने पड़ेंगे 2% वाले। ठीक है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगी, सही है। CSR rule do not specify minimum spending on CSR activities। तो अभी हमने बताया ना आपको ऊपर में कि 2% देना होता है। ये नहीं कि कोई आपसे आएगा ज़बरदस्ती कहेगा कि भाई 5 करोड़ हुआ है तो 50% तुम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही जमा कर दो, तो नहीं। CSR रूल का जो रूल है वो स्पेसिफाई करता है, डू स्पेसिफाई minimum spending on CSR activities, and that is 2%. Then we can conclude from this that option 2 is wrong here, and we should go for just option 1. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ द USA were to default on its debt, holders of US Treasury bond will not be able to exercise their claims to receive payment। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं इसके सपोर्ट में क्या कह रहा है। द USA गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाई द फेथ ऑफ US गवर्नमेंट। इट्स अ कंप्लीट फैक्ट। आपको इसे जानने के लिए US का वो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने लॉजिक से अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इफ़ द USA वेयर टू डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेप्ट, अगर USA अपने डिफ़ॉल्ट डेप्ट में जो कि उसने ली हुई है पब्लिक से ही लेती है, और 90% प्लस डेप्ट कोई भी मैक्सिमम जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो डिफ़ॉल्ट करती है, होल्डर्स ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड, तो उस ट्रेजरी बॉन्ड के जो होल्डर्स है यानी कि आम पब्लिक विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ सही है। कैसे सही है? अब मान के चलिए कि सरकार, हम मान के चलते हैं कि वो वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करती है कि नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सरकार डिफ़ॉल्ट कर जाती है, जिसको हम मान के चले थे, हमारा 100% विश्वास था कि वो वेलफेयर के लिए काम करेगी, उसका अपना प्रॉफिट लॉस हो लेकिन हमारा लॉस कभी नहीं होने देगी, क्या उससे हमने सर्टिफिकेट मांगा था? हाँ, कि अगर हमारा पैसा का डिफ़ॉल्ट होता है तो आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे। भारत सरकार से मांग सकते हैं क्या? ये सब थोड़े होता है यार। क्योंकि हमने एक कन्वेंशन बना लिया है, एक रीति रिवाज भी है कि भाई, और जो सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसमें हम पैसे इन्वेस्ट आराम से कर पाते हैं, क्योंकि हमें एक विश्वास होता है कि हाँ जो भी रिटर्न देना है जो सरकार ने फिक्स कर रखा है, चाहे वो 10% का हो या फिर 12% का हो, वो सरकार हमें दे ही देगी। इसकी गारंटी 100% नहीं 110% होती है। तो अगर सरकार डिफ़ॉल्ट करती है तो US ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम। तो सही बात है ना, सरकार का मन होगा तो ही देगी, अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो पब्लिक उस केस में कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है ना कि द USA गवर्नमेंट डेब्ट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा ना कि जब हमने उनका बॉन्ड खरीदा तो उसके बदले हमने ऐसा कुछ थोड़े लिया था उनसे। सरकार से हम थोड़े कोलेटरल वसूलने जाएंगे कि आप भी अपनी कुछ संपत्ति गिरवी रखिए मेरे पास, तब हमको लोन देंगे, पैसे देंगे। ऐसा तो नहीं होता है। बट ओनली बाय द फेथ ऑफ गवर्नमेंट, हमने तो उन पे फेथ किया और उन्हें पैसे दे दिए। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप ही बताइए। द USA गवर्नमेंट डेब्ट इज़ नॉट बैक्ड बाई एनी हार्ड एसेट बट ओनली फेथ ऑफ गवर्नमेंट, यही है। और ऊपर में कह रहा है कि अगर
यूएसए डिफ़ॉल्ट कर जाती है गवर्नमेंट, तो उसके जो बॉन्ड धारक हैं ना, वो अपने क्लेम को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे चूँकि उन्होंने अपने एसेट को उन्होंने जो पैसे दे रखे हैं ना, वो किसी हार्ड एसेट के बदले नहीं दे रखे हैं, किसी कोलेटरल के बदले नहीं दे रखे हैं। उन्होंने सिर्फ भरोसे के बदले सरकार को पैसा दे रखा है। आप यहाँ से समझ पाइए कि हम भी जो सरकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे कुछ लेते नहीं हैं। अब आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, ये स्कीम है जहाँ पे एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम लोग भी डायरेक्ट सरकार के डिप्ट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपये हमने एक बॉन्ड खरीदा 10,000 का, उस पर सरकार बोल रही है कि हम आपको 8% दे देंगे 6 महीने बाद, 8% का एनुअली, तो ये 4% हो जाएगा। तो सरकार 6 महीने बाद हमें 4% सहित ये 10,000 लौटाएगी या नहीं लौटाएगी, ये तो सरकार जानेगी ना। अगर सरकार के मन में कुछ ऐसा आ जाए कि वो लौटा ना पाए तो हम क्या ही कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सेम स्टेटमेंट यहाँ कह रहा है और इस लिहाज से हम इसको सही मानते हैं, ए को। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। सिंडिकेटेड लेंडिंग, सिंडिकेट मतलब होता है ग्रुप, है ना। ग्रुप का लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो कह रहा है कि जो ग्रुप में जो पैसे देते हैं, जो देनदार होते हैं, इनके वजह से ना रिस्क बढ़ता है बोरोवर्स का, चूँकि बहुत सारे लेंडर्स हो जाते हैं शामिल इसमें। तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 क्या है ना कि सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट सम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन। क्या वो क्रेडिट के रूप में नहीं जमा करते हैं? भाई आजकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है वो सिंडिकेट वाले तो चला रहे हैं, और क्या ये क्रेडिट नहीं देते हैं? भाई भर भर के क्रेडिट देते हैं, है कि नहीं। ये देखिए, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है ना वो डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। तो अगर आप आँख खोल के, दिमाग खोल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इसमें सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ऑप्शन सी की तरफ हम जाते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 53। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपी। भाई फिजिकल को हम अगर डिजिटल में कन्वर्ट कर दें, दैट इज़ डिजिटल रुपी। सिंपल है, सिंपल लॉजिक रखो, ज़्यादा सोचने का नहीं है ना। इट्स अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी। तो जी हाँ, ये सॉवरेन करेंसी है जो आरबीआई के थ्रू ही इशू किया गया है। इट्स अपीयर्स एज अ लिएबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट। तो भाई अगर फिजिकल जो एसेट होता है वो आरबीआई के बैलेंस शीट में लिएबिलिटी की तरह से होता है, तो ये डिजिटल क्या है? उसी फिजिकल का डिजिटली फॉर्म है ना, देय के रूप में। तो ये भी लिएबिलिटी के तौर पे ही बैलेंस शीट में अपीयर होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 3 है, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिज़ाइन। क्या इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इन्फ्लेशन को के अगेंस्ट इंश्योर्ड है, मतलब कि इसके आने से इन्फ्लेशन नहीं होगा? भाई ऐसा थोड़े होता है। अब इसको समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि अभी जो यूपीआई का सिस्टम है, अब मान के चलिए कि आपके बैंक में 2,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने अपने फ़ोन से डिजिटलाइज किया और फ़ोनपे खोला। एक डिजिटलाइज वर्जन है। आपका जो हार्ड करेंसी था वो सॉफ्ट करेंसी बन चुका है, यानी कि डिजिटल रुपये बन चुका है। तो ये 2,000-3,000 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? या फिर 2,000-1,000 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। और ठीक है, अगर 2,000 था तो आपने 2,000 हार्ड करेंसी होता तो आप 2,000 खर्च करते। और अगर ये यूपीआई में 2,000 है तो क्या आप 2,000 के बदले 3,000 खर्च कर पाएंगे क्या? कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा? नहीं ना। तो सिंपल लॉजिक रखो, ये ऐसा कुछ नहीं है कि इंश्योर्ड है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट।
इसका भी सेम प्रभाव पड़ता है जो कि हार्ड करेंसी का होता है। ठीक है। इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। तो जी हाँ, ये फ्रीली कन्वर्टेबल है, क्योंकि देर इज़ नथिंग डिफरेंस बिटवीन हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज़ द ओनली रियलिटी हेयर विच वी शुड टॉक अबाउट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 1, 2 एंड 4 ये 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 3 वाले गलत हैं। तो 1, 2 एंड 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन डी सही मान के चलते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं 85 एंड 92, हम उसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि पॉलिटी में ना पढ़ना पड़े, है ना, क्योंकि ये बजट हमारे पॉलिटी में भी आते हैं, इकोनॉमी में भी आते हैं, और चूँकि इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्लेस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जिसको हम बजट बोलते हैं, साल का लेखा जोखा, वो लाती हैं पार्लियामेंट में। प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे या प्रेसिडेंट के बिहाफ पे? तो ऑप्शन ए गलत है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, नो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है कि अब अगर बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आप कोई भी ग्रांट का डिमांड नहीं कर सकते, और आपको ना 28 दिन पहले नोटिफिकेशन देना होता है प्रेसिडेंट को कि आप इस चीज़ के लिए ग्रांट मांगने वाले हैं, ग्रांट की डिमांड करने वाले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 182 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जो कि इकोनॉमी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, इसको देख लेते हैं। कल के सेशन में हम पॉलिटी देखेंगे, याद रखिएगा। 92 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम USA। ऐसा है क्या कि इंडिया एप्पल इम्पोर्ट नहीं करता हो? भाई भर भर के इम्पोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर में और शिमला तरफ कहीं होता हो ही एप्पल होते हैं, और इतने एप्पल आते हैं वो क्या बिना इम्पोर्ट के ही चले आते हैं? तो ये सही तो नहीं लग रहा है ना, तो गलत है। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। भारत में जो है हम GI क्रॉप्स को आने से रोकते हैं जब तक कि परमिशन ना ले लिया जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम GI क्रॉप के लिए पहले परमिशन लेते हैं, फिर ही GI क्रॉप हमारे यहाँ इंपोर्ट हो सकती है। ये स्टेटमेंट सही है। तो कंक्लूड क्या करेंगे हम कि स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, पॉलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये सीरीज़ जारी रहेगा, हम जल्द ही आएंगे पॉलिटी का वीडियो लेके। तब तक आप इसको देखिए, शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। बाकी मिलेंगे फिर, धन्यवाद।